नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर महामंथन की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 24 और 25 अगस्त 2026 को आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसकी अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करके साथ साथ उनसे कैसे निपटा जाए इसकी रणनीति बनाना और उसे मजबूत करना रहा। इसमें विभिन्न सुरक्षा बलों, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सम्मेलन में जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। आतंकवाद, खुफिया सूचनाओं के समन्वय, अवैध घुसपैठ, साइबर अपराध, ब्लू इकोनॉमी की सुरक्षा, सूचना युद्ध के सुरक्षा पर प्रभाव, जैव सुरक्षा के लिए जरूरी ढांचे पर मंथन किया गया। जाहिर सी बात है, देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक बंसल जी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही लंबे समय से गृह मंत्रालय कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। आलोक जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा का है और जिन मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई है, जाहिर तौर पर बात चाहे साइबर अपराध की हो, आतंकवाद की हो या किसी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, इस सम्मेलन को आप कैसे देखती हैं? क्यों यह सम्मेलन महत्वपूर्ण रहा? देखिए, महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के गृह मंत्री ने सारी सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ लेके इसके ऊपर मंथन किया। क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके ऊपर विचार किया गया। और विशेषकर इस वक्त जब घुसपैठ और आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो सीमा का प्रबंधन, और सीमा से घुसपैठियों को रोकना, क्योंकि हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं कि आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे पड़ोस में जो घटना चक्र है उसका असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। और कई राष्ट्र जो अभी तक हमारे साथ हमारे मित्र थे, वहां पे कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिनका असर हमारे ऊपर पड़ सकता है। साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे पड़ोस में कई राष्ट्रों में उथल पुथल हुई और कई ऐसी उथल पुथल हुई जिसमें विदेशी शक्तियों का हाथ था, जिसमें घुसपैठियों का हाथ था। तो ऐसी स्थिति देश में ना हो, विशेषकर ऐसे समय में जब भारत ने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ी विजय नक्सलवाद या वामपंथी आतंकवाद के ऊपर प्राप्त की है। यह आवश्यक है कि अब हमारी जो उपलब्धियां हैं उनका एक स्टॉक लिया जाए और जो चुनौतियां हैं उनको फेस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि अमित शाह जी ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने समस्त सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ लेकर, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करती हैं, एक सुरक्षा रणनीति बनाने की कोशिश की है। जी, जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का मुद्दा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरह से उन्होंने अध्यक्षता इस सम्मेलन की, और बात चाहे साइबर अपराध की हो या देश में खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की, केंद्र और राज्यों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक मंच पर एक साथ रहने का मुद्दा हो। नीलू रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप लंबे समय से गृह मंत्रालय कवर कर रहे हैं, आप उन पहलुओं को जानते हैं जिसके चलते देश की राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण होती है। वो मुद्दे आपने कवर किए हैं लगातार। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर, क्यों महत्वपूर्ण रहा और इसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया, किन मुद्दों पर चर्चा की गई है?
देखिए, जब तमाम मुद्दे हैं वो आपने गिना दिए थे शुरू में ही कि किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्यों है ये बताता हूं मैं। दरअसल होता क्या है कि जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का जो डायनेमिक्स है वो लगातार चेंज हो रहा है। हमेशा जो हमारे जो दुश्मन है, जो आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो नए नए पैतरे, नए नए टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें अपनाते हैं और उससे चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसके लिए एक क्या क्या चुनौतियां सामने हैं वो सामने आ जाए, नई उभरती चुनौतियां क्या हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या हो सकती हैं, डार्क वेब पे क्या हो रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, सजाद भट्टी का पूरा गैंग था जो भारत में यहीं के लड़कों को, जो पिटी क्रिमिनल्स होते थे, उनको पैसे देकर के जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाना, सबके लिए वो व्यवस्था करना, एक खुफिया, और जो आतंकवाद से रिलेटेड था कि भाई हम कहां विस्फोट करें, क्या करें, सब तैयारी उसकी चल रही थी। 12 अगस्त को एक साथ छापे मारे गए। 80 से ज्यादा 12 राज्यों में, 14 राज्यों में छापे मारे गए थे और 253 को उस दिन हिरासत में लिया गया, 200 गिरफ्तार हुए, 80 एफआईआर दर्ज हुए। तो ये एक नई चुनौती सामने आती है। ऐसी चुनौतियों पे विचार करना, भविष्य की चुनौती आने वाली है, उसको एंटिसिपेट करना, और उसके लिए एजेंसियां कितनी तैयार हैं। जैसे मैक का उदाहरण है कि कल मैक पे काफी चर्चा हुई, वहां पे मल्टी एजेंसी सेंटर को लेकर के जो आतंकवाद से जुड़ी जितनी सूचनाएं होती हैं उसको वहां आता है और वहीं से सारी पूरे देश के एजेंसियों को जाता है। जो एक्शनेबल पॉइंट होता है वो संबंधित एजेंसियों को जाता है और वहां कोऑर्डिनेट करके एक कोऑर्डिनेटेड वे में उस पर कार्रवाई होती है। उसमें एआई के इस्तेमाल की बात हुई, तो कई छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं जिसको ह्यूमन ईयर से पकड़ नहीं पाते हैं कि वो कितनी बड़ी हो सकती हैं। और ऐसी चीजों को पुरानी पहले कितनी सूचनाएं थी जो बड़ी जाके निकली हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल करना, क्योंकि सूचनाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का है, और वहां पे इतने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए कि सब कुछ को फिल्टर कर पाना बड़ा मुश्किल चुनौती, बड़ा काम है। सफलता से हो रहा है ये, और इसलिए आप देखेंगे पिछले 14-15 सालों 12 सालों में एक भी आतंकी हमला कहीं हो नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया है, कश्मीर को छोड़ दें तो। तो वो का इस्तेमाल कैसे हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी के खतरे नए नए क्या आ रहे हैं। जी, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं नीलू जी जिन्हें मैं समझना चाहूंगा आप तीनों से एक एक कर। जाहिर सी बात है, अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो बीते एक दशक में भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, वामपंथी आतंकवाद देश में दम तोड़ चुका है और आतंकवाद के जो घटनाएं हैं उसमें भारी कमी आई है। लगभग 90% की कमी दर्ज की गई है पिछले एक दशक में। यानी 2014 से पहले आतंकवाद को लेकर जो तस्वीर थी, जब हम चर्चा 2026 में कर रहे हैं तो सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अमित सिंह जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ब्लू इकोनॉमी की सुरक्षा का यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, ये सारे जो विषय हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो सारे के सारे मुद्दे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और ऐसे में किसी भी मुद्दे को बिल्कुल अलग थलग करके देखा नहीं जा सकता है। जैसे आपने अभी बात की, वामपंथी आतंकवाद लगभग दम तोड़ चुका है, तो मेरा ये मानना है कि वो भी अपने रुख बदल रहा है। अभी जो हालिया कुछ प्रदर्शन हुए उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं बुद्धिजीवियों ने अपने बौद्धिक आतंकवाद के माध्यम से भारत को सिविल वॉर की तरफ ले जाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है जो ब्लू इकोनॉमी का भी मुद्दा है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ भारत ही नहीं, कई और जो देश हैं वो इन सारे मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो सुरक्षा का घेरा होगा या जो अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश की सुरक्षा को और पुख्ता किया जाना है, तो ऐसे में हर पहलू को टच किया जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत बहुत बड़े लेवल पे एआई को इंटीग्रेट कर रहा है, और लेकिन उसके लिए भी एक एसओपी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। परेशानी ये है कि जैसे इस पूरे सम्मेलन में करीब 850 लोगों ने शिरकत की है, तो पहले हमेशा ये शिकायत आती थी कि ये कोऑर्डिनेशन की कमी है हमारी देश के विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार ने पूरी कोशिश की है कि उस कोऑर्डिनेशन को दुरुस्त करना और ऊपर से लेके नीचे तक हर एक अधिकारी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आना और उनकी छोटी से छोटी
इंफॉर्मेशन को तवज्जो देना और उसमें भी एआई का अब इंटीग्रेशन किया जाना, प्रहार स्कीम के माध्यम से ट्रेनिंग देना, तो ये बहुत सारी एसओपी है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में जी चल रही हैं या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह के सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी जो जमाना चल रहा है, जिसमें मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को वर्गलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छी कोशिश सरकार कर रही है कि जी आने वाली चुनौतियों जी से अमित जी, सही प्रकार से निपटा जाए। जी बिल्कुल। आलोक जी, एक बेहद गंभीर मुद्दा है घुसपैठ का। बात चाहे पाकिस्तान से लगती हुई सीमा की जाए या बात बांग्लादेश से लगती हुई जो सीमा है भारत की उसकी की जाए, संसद में भी यह मुद्दा कई बार उठा है। संसद में हाल में ये एक मुद्दा उभर के सामने भी आया। एक सदस्य ने सवाल के जरिए जानना चाहा कि 2014 से लेकर अब तक कितने घुसपैठिए देश में पकड़े गए हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आंकड़े सरकार ने सदन में पेश किए उसके मुताबिक 2014 से नवंबर 2025 तक 23,000 से ज्यादा घुसपैठिए गिरफ्तार देश में किए गए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, घुसपैठ का मुद्दा जो है वो क्यों गंभीर है? सरकार लगातार इस मुद्दे को, खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्री लगातार इस मुद्दे को देश में उठा रहे हैं, अलग अलग मंचों से उठा रहे हैं। और सीमा पर जो तारबंदी है उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार इसको लेकर सवाल उठते रहे थे। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि किसी भी देश की सुरक्षा जब भी सुदृढ़ होती है जब उसकी सीमाएं जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो। और हमने काफी हद तक पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं हैं उनमें तारबंदी, उस पर अच्छी तरह से एक फेंसिंग की है। और अगर आप ये देखें, फेंसिंग सामान्यतः जो है काफी सक्षम रही है घुसपैठ को रोकने के लिए। लेकिन प्राकृतिक और भौगोलिक संरचनाएं कई जगह ऐसी हैं कि कई जगह नाले हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं बर्फ गिरती है, और ये जो फेंसिंग है कई बार रुक जाती है। तो कुछ ऐसी इलाके हैं, विशेषकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जहां पे कि घुसपैठ लगातार होती रहती है। और जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके पीछे ये घुसपैठ होती है। और साथ ही साथ पंजाब में भी कई जगह घुसपैठ की गई। घुसपैठियों का काम क्या है? देश के अंदर सुरक्षा को डिस्टर्ब करना, आतंक की घटनाओं को अंजाम देना, देश की के बारे में गुप्त सूचनाएं एकत्रित करना। जब से फेंस बनी है उसके बाद से ये जो पाकिस्तान और आईएसआई के ऑपरेटर्स हैं, ये अन्य माध्यमों से भारत के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। पहले नेपाल के माध्यम से करते थे, बांग्लादेश के माध्यम से करते थे, और ये चल रहा है। और अब जबकि बांग्लादेश के अंदर जो एक सरकार है बदली है और हालात बदल गए हैं, तो वहां से भी काफी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। वहां पे भी इससे हम बाढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि जो सीमाएं हैं विशेषकर बांग्लादेश के साथ, वो कई जगह घरों के बीच से जाती हैं, गांवों के बीच से जाती हैं, और इस तरीके की जो फेंसिंग है वो उतनी आसान नहीं है। दूसरा क्या है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कई ऐसी जगह हैं जहां पे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम म्यांमार के रास्ते में देख रहे हैं। म्यांमार की जो सीमा है वहां पे क्या है कि जो गांव है सीमाओं के इस पार और उस पार, उनका वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जुड़ाव रहा है। और इसलिए लोग जो है, जो बाढ़ बनने की बात होती है उसका थोड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि वहां पे एक फ्री मूवमेंट रजीम भी है जिसमें लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकते हैं बिना पासपोर्ट वीजा के। साथ ही साथ नेपाल और भूटान के साथ हमारे स्पेशल रिलेशंस हैं, वहां पे कोई बाढ़ नहीं है, वहां कोई पासपोर्ट नहीं लगता, वीजा नहीं लगता। तो ये वो इलाके हैं जहां पे कि हमें ज्यादा चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से कोई भी आ सकता है। और जैसा कि हमने देखा कई बार ऐसा हुआ है कि जो देश विरोधी, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, वो इन रास्तों का प्रयोग करके भारत के अंदर आना चाहती हैं। ये तो हो गए जमीनी रास्ते। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जमीन के रास्ते में हमने अभी भी काफी अपनी चौकस सुरक्षा कर ली है, लेकिन जो मुंबई हमले हुए थे उसने हमको एक चीज बताई कि हमारी समुद्री सीमाएं जो हैं वो अभी भी काफी पोरस हैं। और इसका कारण ये था कि पहले ये समझा जाता था कि समुद्र के रास्ते घुसपैठ नहीं हो सकती। उसके बाद से सरकार ने पूरे कदम उठाए हैं और काफी हद तक हमारे यहाँ जो है रेडार जो नेटवर्क है वो कोस्टल एरियाज का जो है वो काफी डेवलप हुआ है।
और कोई भी जो पोत या नौका अंदर आने की चेष्टा करती है उसका वो हिसाब रखता है। जी लेकिन आज भी हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी रात को किसी भी व्यक्ति जो है दसियों हजारों नौकाएं जो हैं, छोटे छोटी नौकाएं जो हैं, कई पोतों के क्या कहते हैं, जी हमारे जो बिल्कुल। बंदरगाह है उनके बाहर रहती हैं, और इनमें कई ऐसी होती हैं जिनमें कोई रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, और कई ऐसी हैं जो रेडार पे पेंट भी नहीं जी होती। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सिक्योरिटी आपको समुद्र में आज भी मैं ये कहूंगा कि मुहैया कराने के लिए हमें और आगे कदम उठाने की जी आवश्यकता है। और यहाँ पे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो संगठन है उनके बीच जो समन्वय है उसमें भी काफी हद तक कमी जी, रही। जाहिर सी बात है। पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले ये देखने को मिला था कि किस तरह से घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि राज्य में दूसरी सरकार थी और जाहिर तौर पर केंद्र जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बांग्लादेश सीमा पर चाहता था उसमें या तो सहयोग मिल नहीं पा रहा था या पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा था। इस तरह के भी सवाल लगातार उठते रहे हैं। बहरहाल सरकार घुसपैठ को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि देश में चाहे बात आतंकवाद की हो या कट्टरपंथ की हो, घुसपैठियों की एक भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन नीलू रंजन जी, इस सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री खासे गंभीर नजर आए। लगातार इस मुद्दे पर वो मंचों से उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं भारत को मादक पदार्थों की तस्करी से मुक्त करना है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के सहारे मादक पदार्थ भेजने की कोशिश हो रही है। और हम जो दोनों जगह जो जहां सबसे अधिक अफीम की खेती होती है, एक म्यांमार वाला सीमा उधर है, एक अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला है, दोनों के बीच में पड़ते हैं, तो ट्रांजिट रूट भी हमारा है। और अभी जो पिछले कहे 5-6 साल से इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर बने हैं, स्टेट लेवल पे बने हैं, सेंट्रल लेवल पे 2-2, 3-3 लेयर के बने हैं, उनकी लगातार मीटिंग हो रही है। जो उनके लोग हैं जो नारकोटिक्स ड्रग्स में रहते हैं, उनका डाटा अलग से तैयार हो रहा है, हर जगह भेजा जा रहा है। वो एक बहुत ही सेंसिटिव है। और जो अमित शाह ने कहा है कि न 1 ग्राम हम भारत में आने देंगे और न 1 ग्राम भारत से जाने देंगे। और इस सिलसिले में जितने भी वो उनका अप्रोच है टॉप टू बॉटम का, तो इसमें आपने देखा कि एक अभी बसोया करके था जो दुबई में था, उसको लाया गया। बड़े बड़े जो कहे जाते थे कि जो मतलब ड्रग्स के जो वो हैं सिंडिकेट चलाने वाले लोग, वो लगभग 250 लोग जो बाहर से आए हैं, जो बाहर रह रहे थे, उसमें बड़ी संख्या जो है वो ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वालों की है। तो ड्रग्स जो है ना, और ड्रग्स का यूज जो है खासतौर पे अगर आप देखें पंजाब में, कि वो ड्रग्स जो है वो क्रिमिनल्स जो हैं उनके साथ मिलकर, गैंगस्टर के साथ मिलकर के, और वो टेररिज्म के साथ भी जाता है वो। तो जो टेरर फंडिंग का जो है कश्मीर में भी अब जब सब जगह से आपने टाइट कर दिया, वहां फंडिंग नहीं हो रही है, तो ड्रग के रूट से ही फंडिंग करने की कोशिश की जा रही है, वहां भी है। तो एक बड़ी चुनौती है आंतरिक सुरक्षा के लिए ड्रग्स का। और ये ड्रग्स जो आते हैं, ये आते हैं बिल्कुल जैसे घुसपैठ के जो रास्ते हैं वही रास्ते ड्रग के भी हैं, कुछ समुद्री रास्ते भी हैं जहां से आते हैं। और एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि जो घुसपैठ रोकने के लिए पिछले महीने 9 जुलाई को एक बड़ी बैठक अमित शाह ने बुलाई थी, और वो थे कि जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उनके एसपी थे, कुछ राज्यों के डीजीपी भी थे। बड़ी बैठक थी, पूरे दिन भर चली, और उनको सारे जो एसपी हैं, डीएम हैं, उनको कहा गया है कि हर जिले की अपनी अपनी समस्या है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि भाई कहीं बाढ़ लग नहीं सकता है, कहीं बाढ़ जो है वो बर्फबारी में वो काम नहीं करता है, लगने के बाद भी अलग अलग चीजें चैलेंज है। तो सभी जिले को कहा गया है कि आप अपने जिले के हिसाब से अपनी कार्य योजना बनाएं, एक प्रोजेक्ट बना के भेजें कि आपके जिले में घुसपैठ कैसे रुक सकता है, क्या करने की जरूरत है जी। दिसंबर तक उनको आ जाएगा वो, उसके बाद फिर वो काम करेंगे उस पे। इसी तरह से कोस्टल वाला जो बता रहे थे, कोस्टल सीमा हमारी बहुत बड़ी है, तो एक गृह मंत्रालय में बातचीत चल रही है कि जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उनके एसपी डीएम की इसी ढंग से बैठक बुलाई जाए और उनकी जो सीमाएं हैं उसमें जो घुसपैठ की समस्या है, उसमें जो ड्रग्स की समस्या है या बाकी और आंतरिक सुरक्षा जुड़ी समस्याएं हैं, वो क्या क्या हैं, निपटने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो सरकार बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके गंभीर है, ड्रग्स को लेके भी और बाकी चीजों को लेके भी। जी, और ये जो सम्मेलन है, ये इन तमाम चुनौतियों पर जो पूरा जो एक बताया कि देश बहुत बड़ा है और चुनौतियां भी उतनी विभिन्न प्रकार की हैं, तो उसके रास्ते ढूंढने के लिए बिल्कुल जाहिर तौर पे चुनौतियां राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुनौतियां तमाम हैं और ऐसी ही एक चुनौती है साइबर से जुड़ी हुई। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन उसके साथ साथ साइबर हमले जिस तरह से देखने में आए हैं, वित्तीय धोखाधड़ी के मामले, उससे निपटा कैसे जाए, इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श इस सम्मेलन में किया गया। साइबर हमले और वित्तीय धोखाधड़ी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ी यह सुरक्षा के लिए खतरा है? देखिए, ये काफी बड़ा सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि साइबर हमलों के माध्यम से किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि क्रूशल है या डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट में लगा हुआ है, जैसे पहले हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि किसी ने एम्स की ही वेबसाइट को हैक कर लिया था, उसकी वजह से 3-4 दिन तक वहां पे मरीजों के इलाज में बहुत तरह की समस्याएं आई थी। और कई जो साइबर या जो एक इकोनॉमिक फ्रॉड के जो केसेस पाए जाते हैं, वो या तो म्यांमार से बैठकर या फिर पाकिस्तान से बैठकर चलाए जाते हैं, इस तरह के चीजें। तो उस पर भी रोक लगाने के लिए एक अच्छी पहल है। सरकार ने पहले भी कई सारे काम किए हैं, लेकिन परेशानी यही है कि इसको और पुख्ता किया जाने की जरूरत है। इसमें अवेयरनेस भी लाने की जरूरत है, जो कि सरकार लगातार कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कर रही है। लेकिन जरूरत यह है कि आने वाले खतरों को और सही प्रकार से आंका जाए और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, ताकि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो आम नागरिक हैं उनमें भी इस तरह का डिसकंटेंट ना फैले, ताकि वो कहीं पे सरकार के खिलाफ या सड़क पर उतर के माहौल क्रिएट ना करने लग जाए। इसलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए कई मोर्चों पर काम किए जाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो बल्कि बार बार इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से भी इंटीग्रेट करता हूं, क्योंकि जरूरत है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए, सोशल मीडिया के साथ भी इसको लगाया जाए, क्योंकि कई सारे फेक अकाउंट चलाए जाते हैं कि साइबर फ्रॉड फेक अकाउंट के माध्यम से भी चलता है। यहाँ तक कि आम सामान्य नागरिकों के अकाउंट भी हैक कर लिए जाते हैं, फेक अकाउंट बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है सरकार इसमें भी अगर आधार के माध्यम से इंटीग्रेट करे और एक अवेयर करे कि कौन सा अकाउंट कौन से देश के माध्यम से चलाया जा रहा है या किससे बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में काफी सारे खतरों से निपटा जा सकता है। जी, जाहिर सी बात है, साइबर जो हमले हैं, एक तो सीमा के उस पार की बात की जाए, बेहद गंभीर मुद्दा है, लेकिन देश के भीतर ही ऐसे अपराधी अलग अलग राज्यों में हैं जो इस प्रकार के साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं और वित्तीय धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। जाहिर तौर पे सरकार उन पे भी नकेल कसना चाहती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा आलोक जी जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, सूचना युद्ध के सुरक्षा पर प्रभाव और जैव सुरक्षा। सूचना युद्ध का प्रभाव सुरक्षा पे क्या है और दूसरा जैव सुरक्षा से क्या मतलब है? देखिए, जहां तक सवाल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या सूचना युद्ध का है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा कैंपेन बन गई है। और अगर आप चाहें तो लोगों में झूठ फैला दें। जिस तरीके से आपने देखा कि बांग्लादेश में एक उथल पुथल हुई और सरकार बदली, ये एक सूचना युद्ध का प्रयोग था। विदेशी शक्तियों द्वारा सूचना युद्ध का प्रयोग किया गया। लोगों के अंदर इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई गई जिससे कि युवक वहां के उत्तेजित हो गए और आगे बढ़े, और उन्होंने आगे काफी कुछ किया। नेपाल में भी हमने कुछ इसी तरीके की चीजें देखी, और इस तरीके की चीजें आजकल हम देख रहे हैं। एक सोशल मीडिया के अंदर भ्रामक खबरों का एक जाल सा फैला हुआ है। अगर आप देखें आज की तारीख में जो भी सोशल मीडिया में आपको पोस्ट आती हैं, वो आधी सत्य आधी झूठ और इस तरीके की मिश्रित
जानकारी के साथ आती हैं। और जी। होता क्या है कि एक आम आदमी, उसको उसमें कोई भी चीज सत्य दिखती है तो सोचता है कि शायद सत्य है, पूरा सभी सत्य है। तो ये जो चीजें हैं गलत है। इससे क्या होता है कि आप जनता को भ्रमित करते हो और देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हो। और ये कई बार बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी। मैं उदाहरण के लिए, जैसे किसी राष्ट्र की जिसकी अर्थव्यवस्था, भारत भगवान की दया से आज काफी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति से है, पर जैसा मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान में एक जमाने में एक खबर आई कि बैंक्स जो हैं फेल होने वाले हैं। असर क्या होता है कि आदमी सीधे से जाके अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो अगर बैंक फेल ना भी हो रहे हो तो जब सब विड्रॉ करने के लिए जाने लगे तो वो हो रहे। एक जमाने में खाने की चीजों की कमी होने लगी तो क्या लोग होर्डिंग करने लगते हैं, वो और उस चीज को घबरा देता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है और देश की जो खबरें हैं उनके बारे में गलत गलत चीजें आती हैं, और कई बार जो है सोशल मीडिया गलत खबरें बनाते हैं। जी। कई बार लोग सोचते हैं कि वो देश का भला कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसमें भी झूठ बोल देते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ होता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो गलत हो, जो क्रेडिबल नहीं हो, वो आपके देश का और आपके जो हित है उनके साथ एक समझौता करती है। जैसे अगर आपने देखा हो कि सिंदूर के समय कई टीवी चैनल्स ने काफी कुछ दिखाया, ऐसा हो गया, कराची पे हमला हो गया, ये हो गया। उससे क्या है कि हमारी जो साख है जी। उस पर एक असर होता है। जी। तो इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर है उसके लिए मेरा हमेशा से मानना है विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस, ये तीनों फैक्टर्स जरूरी होते हैं और इसी ऑर्डर में होते हैं। जी बिल्कुल। तो आलोक जी, आपको बिना एक क्रेडिबल हुए रेलेवेंट होना जी जो है सब। जी जाहिर सी बात है। एक नीलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिरी सवाल, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना का कई बार जिक्र किया इस सम्मेलन में। प्रहार योजना क्या है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमारी कोई स्ट्रेटजी थी नहीं कि हम आतंकवाद और जो खास तौर पे जिहादी मानसिकता, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ अपने आप पैदा नहीं होता है, पहले कट्टरपंथ फैलता है, युवाओं को कट्टर बनाया जाता है, जिहादी बनाया जाता है, फिर वो आतंकी बनता है। तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं था कि हम इस जो कट्टरपंथ से लेके आतंकवाद तक की चीजें हैं उसे निपटे। तो इसके लिए पहली बार प्रहार के नाम से एक पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन तैयार हुआ है। उसमें आपको इंफॉर्मेशन वाला कैसे करना है, उसमें पुलिस को क्या करना है, एजेंसियों को क्या करना है, वो पूरा का पूरा है। कोई सूचना आ रही है तो उस पर कैसे काम करना है, मतलब जो आप सोशल मीडिया पे कैसे नजर रखनी है, वो बहुत सारा डिटेल में वो बनाया गया है। और वो डॉक्ट्रिन जो है वो आतंकवाद के लिए, मतलब कट्टरपंथ से, मतलब आतंकवाद तो है ही उसमें जी। कि कट्टरता अगर कहीं आ रही है तो उससे कैसे निपटना है, ये सबकी डिटेल जानकारी है। इसके साथ साथ कि प्रहार के साथ ज्यादा मजबूत इसलिए हो जाता है कि अभी तक हमारे कानून में कहीं भी आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी। ले दे के टाडा पोटा सब होते खत्म होते होते यूएपीए 1967 का जो है उस पे आके टिक गया और जितने केसेस उसी पे चल रहे हैं। पहली बार जो न्याय संहिता बनी है, जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, उसमें आतंकवाद की परिभाषा भी है, उसमें क्या क्या करना है वो भी है। तो एक इंटीग्रेटेड समूल रूप में एज ए होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ और होल कंट्री अप्रोच के साथ ये प्रहार बताता है कि कैसे आतंकवाद से हमें लड़ना है। ये बहुत डिटेल डॉक्ट्रिन है और पहली बार आजादी के बाद ये भारत में तैयार हुआ है। जी जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत व्यापक है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में 2 दिन तक देश के जो एक्सपर्ट्स हैं सुरक्षा के, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की, महामंथन किया, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा जो सुरक्षा है वो मजबूत हो सके, उसमें समन्वय हो सके। अमित जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आलोक जी, नीलू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।